स्टार्ट हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज लाइव आने के पीछे एक रीज़न है। लगभग महीनों से हमारा कोई वीडियो नहीं आया है चैनल पे। उसके पीछे सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि आपको याद होगा हमने अपने चैनल की स्टार्टिंग की थी ब्लैकमेलिंग कैसे रोकें, इस टॉपिक से। तो उसमें हमारे सहयोगी गुड्डू ने बताया था कि इस तरह के केसेज हमारे पास बहुत सारे आते रहे हैं। हाल फिलहाल में भी 2-3 केसेज आए थे इस चीज़ से जुड़े हुए, और काफ़ी सीरियस कंसर्न था इसको लेके। मैं बता दूं, इसमें लड़की छपरा डिस्ट्रिक्ट से थी, नाम ओपन नहीं कर सकता, और लड़के हमारे आसपास के क्षेत्रों से ही थे। क्या गलती हुई थी उस लड़के से कि उसके दोस्त ने, लड़की के बॉयफ्रेंड ने उससे जो भी चैट किया था, कुछ वीडियो चैटिंग की थी, उन सबको रिकॉर्ड करके उसे अपने फेसबुक अकाउंट पे सेव करके रखा था। फेसबुक पे उसने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया था। अगर आप भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें, एक तो ये चीज़ें इनसिक्योर हैं, तो ऐसी चीज़ों को रखना नहीं चाहिए अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे। कभी भी वो हैक हो सकता है और हैकर्स के हाथ में आपकी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें लग सकती हैं। ये आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा, समाज में बदनामी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप ब्लैकमेल होते रहें और बहुत कुछ गंवाना पड़ जाए आपके साथ में। आपकी जो फ्रेंड है, या आप लड़के हैं, आपका जो फ्रेंड है, उसकी भी परेशानी हो सकती है। उसी रिलेटेड केस में हम लोग फंसे हुए थे। थैंक्स टू पुलिस डिपार्टमेंट, हमने आज तक जब भी उनसे मदद मांगी है उन्होंने मदद की है। इस चीज़ में तुरंत एक्शन लिया है। हम लोग अपने यहाँ के एसपी किरण कुमार गोरख जाधव जी, उनसे मदद लेते रहे हैं, लेकिन इस बार उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमने डीएसपी साहब से मुलाकात की, कैलाश प्रसाद जी, और उन्होंने तुरंत इस चीज़ पे सारे डिटेल्स इसके लिए और तुरंत एक्शन लिया, और अभी काफ़ी हद तक इस मामले को सॉल्व कर लिया गया है। कुछ कहानियाँ, कुछ सच्ची घटनाएं काफ़ी नज़दीक की थी, मैं वो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस मेरे क्षेत्र से हैं, और बातें बाहर आएंगी तो किसी की बदनामी का कारण बन सकती हैं। ऐसे मामलों में हम बार बार यही कोशिश करते हैं कि जो भी विक्टिम है किसी भी तरह से उसका नाम बाहर नहीं आए, ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा का कोई हनन नहीं हो। और सरकार भी यही कोशिश करती है, हर जिम्मेदार आदमी को यही कोशिश करनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने या हमारे आईपीसी में इसी तरह का प्रावधान है कि अगर कोई ब्लैकमेलिंग रिलेटेड किसी मामले में फंस गया है, कोई उसे परेशान कर रहा है, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं दिखनी चाहिए किसी को, उनको लेके किसी को परेशान कर रहा है, तो अगर वो पुलिस के पास जाते हैं या साइबर क्राइम के साइट पे जाके, वहाँ एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट एनोनिमसली। अगर आप लड़की हैं या आप अंडर एज में हैं, आप चाहते हैं कि आपके पहचान को उजागर नहीं किया जाए, तो एनोनिमसली रिपोर्ट करके आप अपनी पहचान को छुपाए रख सकते हैं और कार्रवाई भी होगी। कई बार अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस पर ध्यान नहीं देता है तो बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं। अब तक हमने 70 से ज़्यादा इस तरह के मैटर्स पे पुलिस से कंसर्न करके इनको सॉल्व करने में लोगों की हेल्प की है, और बहुत सारे बच्चों की हम कह सकते हैं कि जान बचाई जा सकी, परिवार का इज्जत बचाया जा सका। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस तरह के मामलों में सिर्फ लड़कियाँ फंस जाती हैं, लड़कों के फंसने की संभावना भी ज़्यादा बनी हुई है। अभी जो मामला था उसमें
लड़के की गलती की वजह से ही परेशानी हुई और लड़के के परिवार की इज्जत की बात भी थी, तो परेशानी उसे भी हो गई थी। ये भी हो सकता है कि आप लड़के हैं, आपने कुछ इस तरह का मैटर रखा है, आपने अपने किसी फ्रेंड से चैटिंग वगैरह किया है, वीडियो चैट किया है, कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं उसमें, आपने उसको कहीं रखा है, किसी के हाथ लग जाए, कोई अगर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा है या किसी को दिखाता है, या फिर हो सकता है कि आप ही के नाम से अकाउंट बना के उसको डाल दिया जाए, तो आप फंस जाएंगे केसेस में। तो बहुत ही पहले तो प्रेम संबंध, दोस्ती, जो भी चीज़ें होती हैं, विश्वास की चीज़ होती हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी को इन मूल्यों को समझना होगा। तो ये चीज़ें ही, इस तरह की अपने फ्रेंड की कुछ आपत्तिजनक चीज़ें रखना या किसी से शेयर करना, ये भी गलत चीज़ है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है। हमारे स्टेट के आईजी हैं विकास वैभव जी, जो इंडिया के टॉप 4 सुपर कॉप्स में आते हैं। इस क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र चूँकि एक इंटरनेशनल बॉर्डर और एक स्टेट बॉर्डर दोनों जगह पे पड़ता है, बीहड़ क्षेत्र है, मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। दिन दहाड़े अपहरण और गोली चलना, मर्डर होना यहाँ आम बात थी। इस क्षेत्र को उन्होंने उस जंगल राज से विकास वैभव जी ने मुक्त कराया। वे भी हमारे चैनल से जुड़े, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, बच्चों को मोटिवेशन दिया है। आप उस वीडियो में देखेंगे। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे चैनल के एक प्रेरणा स्रोत आनंद कुमार सिंह जी, सनराइज स्कूल के प्रिंसिपल, अब हमारे बीच नहीं हैं। हम लोग इंटरटेनमेंट या एडवेंचर के क्षेत्र में जाना चाहते थे, अब भी हम उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने क्राइम रिलेटेड अवेयरनेस से अपने वीडियो की शुरुआत इसीलिए की कि बहुत से बच्चों के केसेस डायरेक्ट हमारे पास आए थे, कुछ बड़े लोगों के भी केसेस आए थे। मुंबई से जब हमने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था, उससे कुछ ही दिन पहले तुरंत एक मामला आया था, और इसीलिए हमारे दिमाग में ये बात थी कि अगर हम इस रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं, अवेयरनेस देते हैं। पत्रकार अरविंद नाथ तिवारी जी, जो प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने भी सहयोग किया इसमें, और सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे गुड्डू भाई का है, जो हर तरह के टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है और हमेशा एक्टिव रहता है कि कोई भी इस तरह का मामला आता है, जैसे ही उसकी वेबसाइट पे, वो तुरंत या तो खुद कुछ करता है या मुझे बताता है। हम लोग पुलिस से या जिस भी माध्यम से हो सके इस काम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने इस बार वीडियो लेट से क्यों डाला है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अभी भी है कि इंटरटेनमेंट या पैसे कमाने से ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारे पास पैसे कमाने के और भी सोर्सेज हैं। अगर YouTube के माध्यम से कुछ अर्निंग होती है तो होती भी है, हो भी रही है, आगे कुछ बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन तब भी हमारा फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि कोई भी, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, अगर किसी भी तरह की परेशानी में पड़ता है, सोशल मीडिया से चाहे कोई क्राइम हो रहा हो, उसके साथ में फ्रॉड हो रहा हो, या किसी भी इंटरनेट के माध्यम से किसी तरह की परेशानी में वो पड़ गया है, अगर हेल्प मांगता है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम पहले उसकी मदद करें। हमारा काम, हमारा बिजनेस, हम उसको साइड कर देते हैं, हम पहले ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और इसीलिए इस बार लगभग 1 मंथ हमारा वीडियो डिले हो गया है। इसके लिए मैं, जो भी हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हुए हैं, उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। आगे डिले हम लोग इस चीज़ पे नहीं करेंगे। अब बात रही कि प्रेजेंट में हम लोग काम कर रहे हैं घोस्ट रिलेटेड स्टोरीज पे, या जो भी जगह हैं उनका जाके इन्वेस्टिगेशन करने पे। इसके पीछे रीजन है हमारे एरिया का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। हमारा क्षेत्र
एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के बॉर्डर पे है और हिमालय के फुट हिल्स में है। काफ़ी दिनों पहले ये पूरी तरह से घना जंगल था। आज भी जंगल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ से है और वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट और फेमस टाइगर रिजर्व में से एक है हमारा क्षेत्र। साथ में अभी भी यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ है, जिसके चलते बहुत सारे एरियाज आज भी रिमोट हैं, हर जगह पक्की सड़कें नहीं हैं, टेक्नोलॉजी में भी बैकवर्डनेस है। तो अब क्या कहें कि अवेयरनेस नहीं है या सुनसान इलाका होने के चलते आज भी हमारे यहाँ बहुत से जगह ऐसे हैं जो भूत प्रेत की घटनाओं के लिए बदनाम हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ लोग दिन में भी अकेले जाना पसंद नहीं करते हैं। लास्ट में मैं आपको अपने क्षेत्र की एक बहुत ही बचपन में हमने सुना था और हर किसी को डराया जाता था इसी कहानी से, और रियल स्टोरी है, उस कहानी की भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं अपने एरिया के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को बताता हूँ। तो जंगल का क्षेत्र, पहाड़ का क्षेत्र होने के चलते और रिमोट एरिया होने के चलते भूत प्रेतों की घटनाएं कई जगहों पे ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में आम है। आज भी हमारे क्षेत्र के आसपास में जनजाति लोग रहते हैं, ट्राइबल्स। आपने देखा होगा फिल्मों में, वो पत्ता पहन के फेस पे पेंट वगैरह पता नहीं क्या लगा के और बलि चढ़ा के देवता की पूजा करते हुए ऊँगा पोंगा झींगा लाला हुम करते हुए, काफ़ी डरावनी चीज़ें। हालांकि वैसे ट्राइबल्स हमने अपने क्षेत्र में बहुत कम देखे हैं, लेकिन वैसे ट्राइबल्स भी यहाँ हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। अब काफ़ी हद तक वो लोग भी डेवलपमेंट से जुड़ने लगे हैं, एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये मान्यताएं सिर्फ ट्राइबल्स में ही नहीं, शहरों में भी रहने वाले लोगों में है। आप जानते होंगे दुनिया में सबसे भूता जगह अमेरिका का शिकागो शहर है। 2-3 साल पहले लंदन में एक फोटोग्राफर ने एक फ़ोटो शूट में दिखाया था कि उसने भूत का फ़ोटो शूट किया है, जिसमें कुछ भूत स्ट्रेचर पर लाद के एक भूत को लेके जा रहे थे। पता नहीं उन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जब हमारे क्षेत्रों में आप जाएंगे, एक थोड़ी दूर पे जगह है मदनपुर स्थान, काफ़ी प्रसिद्ध देवी का स्थान है वो। उसके पास में एक जगह है जहाँ पर पूरे नवरात्रि, चाहे वो अभी दुर्गा पूजा की नवरात्रि हो या चैत की नवरात्रि हो, वहाँ पर भूत प्रेत उतारने का अनुष्ठान चलता रहता है। राजस्थान में भी एक बालाजी का मंदिर है करौली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें, अनुष्ठान इस तरह के होते हैं। बंगाल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो काफ़ी सारी घटनाएं जब इस तरह की मिली, हमारे आसपास में सुनने को मिली, तो बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है रात में सुनसान जगह पे, जंगल से लगे हुए क्षेत्रों में जाके इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना। लास्ट वीडियो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो जंगल होने के चलते हमने अपने साथ में जंगल के 2 गार्ड्स रखे थे। उन्हें लगा कि हम लोग एनिमल्स वगैरह के फ़ोटो लेने वाले हैं, तो उन्हें इससे कोई घबराहट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि हम लोग भूत को शूट करने वाले हैं, तो एक अजीब परेशानी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग फिर यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि भूत से ऐसा क्या डर है? उन्होंने कहा कि आप लोग शहर में रहते हैं, हम लोग यहाँ जंगल में ड्यूटी देनी होती है। जानवरों को फेस करने के लिए हम लोग हैबिचूट हैं। लेकिन बात है जहाँ भूतों की, तो हमने कई बार फेस किया है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा ऑफिस है, रेस्ट हाउस है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। जंगलों में इस तरह की घटनाएं होना कॉमन है। रास्ते पे कई बार ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। आप लोग शहर में रहने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये चीज़ें मजाक हो सकती हैं। वो लोग उधर ट्राइबल एरिया के ही रहने वाले थे, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें मजाक नहीं हैं और हम इन चीज़ों से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।
फिर काफ़ी समझाने बुझाने के बाद से कि हम लोग उन चीज़ों से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत विश्वास दिला के हमने उन्हें राज़ी किया। और मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में एक सीन में जब गुड्डू भाई डर के भाग गया, मुझे भी अजीब सा फील हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने सम्मोहित कर लिया है। वो दोनों गार्ड्स भी वहाँ से भाग गए थे, मैं अकेला जंगल में छूट गया था। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की मान्यताएं कितनी हैं, और इसीलिए हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बहुत से जगह हमारे यहाँ भी हैं, हम लोग उन चीज़ों को शूट करेंगे। फिर यहाँ से बाहर भी निकलेंगे। राजस्थान में बहुत से हॉन्टेड जगह हैं। भानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा, भानगढ़ फोर्ट, सॉरी, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये दुनिया के कुछ चुनिंदा हॉन्टेड जगहों में से है। काफ़ी सारी फिल्में, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस पे काम किया है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, और मुझे लगता है रियल में वो जगह हॉन्टेड है, क्योंकि किस वजह से वहाँ के सारे लोग उसको छोड़ के चले गए, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। और भी बहुत सी जगहों के बारे में हमने सुना है। यहाँ हमारे बिहार में सासाराम डिस्ट्रिक्ट में शेर सासुरी का मकबरा है, वहाँ पर की एक घटना इधर 2-3 महीने पहले मेरे संज्ञान में आई है। रियल में जो घटना हुई थी उस चीज़ का भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है ये, भूत को इन्वेस्टिगेट करना। हालांकि खतरे हैं, जंगल क्षेत्रों में आप रात में अगर भटक रहे हैं तो जानवरों का खतरा रहता है। अभी बरसात का मौसम था तो सबसे बड़ी परेशानी सांपों की थी, लेकिन अगर कभी गलती से भूतों से भी सामना हो जाए तो वहाँ मदद मिलने की संभावना नहीं रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के काम में, ग्रुप में काम करना ठीक रहता है, कि हिम्मत बनी रहती है। और चाहे आप जितने हिम्मत वाले हों, चाहे जितने ग्रुप में हों, यकीन मानिए जब आप इस तरह की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, इन चीज़ों को शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो माहौल होता है, आप अंदर ही अंदर हमेशा डर बना रहता है। अब कुछ जो ऑडियंस पर्सनली हमें जानते हैं, उन्होंने कुछ माध्यम से या पर्सनली संपर्क किया कि आप लोग कौन से गैजेट्स यूज करते हैं। एक चीज़ की नाइट में हम लोग, चूँकि डे जैसी लाइट नहीं होती है, उसके बाद भी मौसम में दौड़ते हुए, भागते हुए, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि कौन से कैमरे का यूज करते हैं कि वीडियो सेक नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर वीडियो आता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, चांद और तारे साफ साफ दिख रहे थे, और वहाँ से जंगल भी काफ़ी साफ दिख रहा था। तो इसके लिए हमारे पास में गैजेट्स बहुत सारे हैं, कैमरे हैं। नॉर्मल तो अभी स्टूडियो में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल फ़ोन से भी आप शूट कर सकते हैं। लेकिन जब आप आउटडोर पे होते हैं तो ये फ़ोन ज़्यादा काम नहीं आता है, ख़ास तौर पे तब जब मोमेंट करते हुए वीडियो शूट करना हो। तो इसके लिए हमारे पास कैमरे तो 2-3 हैं। एक मेरे पास मेरा सबसे पुराना कैमरा आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कैनन 600D, इसी कैमरे से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी थी। और जब दिल्ली में था 2013 में, उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था मैं वहाँ। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी दिल्ली में करनाल बाईपास के पास में भलसवा डेरी जगह है, वहाँ के स्कूल में थी। और शुरुआत से ही चूँकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने गया, चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, मन करता था वहीं बस जाने का, लेकिन बस तो सकते नहीं, इसलिए चीज़ों को आँखों में, कैमरे में कैद करने की चाहत थी। तो अपनी सैलरी से कुछ पैसे इकट्ठा करके मैंने ये कैमरा लिया था, इसी पे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी है। काफ़ी अच्छा रिव्यू था उस टाइम में इसका। आज भी वीडियो शूटिंग के लिए हमने कुछ जो
ऑडियंस मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने देखा होगा। कुछ दूसरे चैनल्स पे मैंने इंटरटेनिंग वीडियोज़ में भी काम किया है। तो इसी कैमरे से हम लोग शूट करते रहे हैं। इसके अलावा एक कैनन 200D भी है जो लेटेस्ट है, लगभग इसी का भाई है वो, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं उसमें। जैसे इसमें ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें ये फैसिलिटी भी मिलती है। 200D सॉरी, वीडियो लाइव होने से पहले मैं उसे निकाल के बाहर रखना भूल गया था, वो कहीं है। मैं आप लोगों को बोर होने के लिए यहाँ छोड़ के उसे ढूंढने जाने का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको जो कैमरा दिखाना चाहता हूँ, जिससे हम लोग काफ़ी आराम से मोशन में वीडियो शूट कर लेते हैं, वो है हमारा ये। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर भी होंगे। DJI, ये एक GoPro से लैस गिम्बल, जिससे मोशन में वीडियो काफ़ी बढ़िया शूट होता है। और सबसे बड़ी बात ये पॉकेट साइज, आराम से इसको पॉकेट में रख के, इसके साथ में ये कवर मिलता है, इसमें रखने पे ये पूरी तरह से सेफ भी रहता है। देखेंगे किस तरह से। और इसको काफ़ी आराम से आप जो है पॉकेट में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, या हाथ में भी लिए हुए चल सकते हैं। ये ज़्यादा भारी नहीं है और जहाँ ज़रूरत हुई आप इससे शूट कर सकते हैं। ये मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और ऐप के माध्यम से ये फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि आप 4K में भी इससे वीडियो शूट कर सकते हैं। मैं इसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारे हमारे ऑडियंस इसके बारे में पूछते हैं कि इतनी बढ़िया मोशन में क्वालिटी आपको कैसे मिल पाती है, नाइट में इतना क्लियर व्यू कैसे मिल पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को बता दूं आप लोगों को। ये काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत यूजफुल रहा है और अभी तक लगभग हमने अपने सारे वीडियोज़ इसी से शूट किए हैं, क्योंकि शायद ही कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के और फिर चीज़ों को शूट करना पड़े। जनरली भागा दौड़ी करते हुए भूत के पीछे मोशन में ही हमें वीडियो शूट करना होता है, तो उसमें यही काम आता है। इसके अलावा चलते फिरते हुए भी वीडियो शूट करने में ये काफ़ी यूजफुल है। अब मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला था अपने क्षेत्र के बारे में, आज से लगभग 26-27 साल पहले, 32 ईयर्स एज है मेरा और काफ़ी छोटा था मैं, उससे भी पहले की बात हो सकती है। 2-3 साल एज रहा होगा जब से चीज़ें याद हैं, समझ में आती हैं उस टाइम की बातें। तो हमारे क्षेत्र में 3 सिनेमा हॉल हुआ करते थे उस समय, और लोगों में सिनेमा देखने का बड़ा एक्साइटमेंट होता था। पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें सबको अट्रैक्ट करती थीं। कुछ लोग समझते थे कि उसमें लोग हैं, काम करते हैं। टीवी में भी लोग समझते थे कि उसमें छोटे छोटे लोग हैं जो काम करते हैं। फिर सबने समझना शुरू किया कि उसमें फ़ोटोज़ हैं। टीवी भी बहुत कम थे, तो काफ़ी एक्साइटमेंट की चीज़ थी सिनेमा देखना। और टीवी नहीं थे तो सिनेमा हॉल ही एक साधन था। अगर कोई चलती फिरती हुई तस्वीरें और आवाज़ें सुनना चाहता है तो भले ही उस टाइम में यहाँ क्राइम होता था, डकैती होती थी, लेकिन रात में 9 बजे से 12 बजे का शो देखने के लिए गांव से दूर दराज से लोग बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर ट्रॉली से आते थे, तैयारी करके आते थे, खाना पीना खा के रात में देखते थे और सुबह तक घर पहुंचते थे। लेकिन
चूँकि हमारा क्षेत्र यहाँ के मार्केट एरिया के आसपास ही है, तो यहाँ के लोगों को इतनी तैयारी नहीं करनी होती थी, और लड़के जो उस टाइम में यंग एज में पहुँच रहे थे वो कभी भी भाग के सिनेमा देखने चले जाया करते थे। तो मेरे घर के आसपास में जो चीज़ें हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे एक फ्रेंड विकास चौधरी जी को, जिन्होंने ये सारा इतना बढ़िया सेटअप कर रखा है, और उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हम लोग के काम को आगे बढ़ाने में। हर तरह के गैजेट्स, हर तरह के टेक्निकल सपोर्ट के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, और सोशल मीडिया से अर्निंग के फील्ड में वो काफ़ी आगे हैं। फेसबुक के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर रखा है। हम लोग कभी उनसे भी रूबरू होंगे तो वो कुछ टिप्स देंगे आपको कि कैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर रखना है, और कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस स्टोरी की बात कर रहे थे। तो 3 लड़के मेरे बगल के गांव से सिनेमा देखने के लिए चले गए। उस टाइम में सड़क बिल्कुल पतली थी, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, और सवारियों के नाम पे कुछ लोगों के पास में मोटरसाइकिलें होती थी। कारें जब सड़कों से जाती थीं तो लोगों में कौतूहल मच जाता था कि कार जा रही है। लोग जानते थे कि किस पर्सन की ये कार है। सवारी के रूप में जनरली यहाँ पर तांगे चलते थे। घोड़ा गाड़ी आपने देखा होगा, या बैलगाड़ी सामान ढोने में यूज होता था, क्योंकि चीनी मिल है हमारे आसपास में, गन्ने की खेती हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बैलगाड़ी से गन्ना पहुँचाया जाता था चीनी मिल तक, या साइकिल ना जैसी सवारी होती थी लोगों के पास में। तो वो तीनों लड़के लगभग 6 किलोमीटर दूर एक सिनेमा हॉल है, वहाँ से देख के आ रहे थे सिनेमा। 12 बजे सिनेमा ख़त्म हुआ और वे लोग वहाँ से पैदल ही चल दिए, कोई सवारी मिली नहीं उस समय। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, तब लाइट्स भी बहुत कम घरों में थी, लाइट जनरली होती भी नहीं थी। एक बार आंधी बारिश आती थी तो 2 महीने 3 महीने के लिए तार टूट जाता था, कहीं लाइट गायब हो जाती थी। हालांकि हाइड्रो पावर स्टेशन हमारे यहाँ बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, इंदिरा गांधी ने उसको ओपन किया था, लेकिन तब भी बैकवर्डनेस के चलते ज़्यादा सर्विस अच्छी नहीं थी उन चीज़ों की। तो वे लड़के सिनेमा देख के आ रहे थे, तो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप बंद हो चुका था, लेकिन वहाँ लाइट्स जल रही थी। एक आध पहले जो वो बल्ब आते थे वो जल रहे थे। वहाँ पर एक बैग रखा हुआ था। लोग हमेशा से कहते रहे कि लावारिस सामान को ना छुएं। एक जोक भी है इस पे, लोग कहते थे कि एक लड़के को चिराग मिला, उसने चिराग को घसा, फिर जोर का ब्लास्ट हुआ और वो लड़का मारा गया। तो सावधान रहें, कुछ चीज़ें अलाउद्दीन की नहीं मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं, लावारिस चीज़ें बम हो सकती हैं। ऐसा मैसेज देने के लिए जोक भी बनाया था लोगों ने। लेकिन उस समय लावारिस चीज़ों को लोग छूने से डरते थे कि वो चीज़ें भूता हो सकती हैं, किसी डायन ने रखा हो सकता है, किसी ने उस पर जादू मंत्र टोटका कर दिया हुआ हो सकता है। और ऐसा ही था। वहाँ एक बिल्कुल नया बैग रखा हुआ था और वो बैग सामान से भरा हुआ था। 3 लड़के थे, उनमें से 2 ने मना किया कि नहीं, हम लोग वो सामान नहीं छुएंगे। रात में इस सुनसान जगह पे, जब रास्ता बंद हो चुका है, कोई आ जा नहीं रहा है, पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, सारे कर्मचारी जा चुके हैं, तो उस समय यहाँ पर सामान रख के कौन जाएगा। लेकिन एक लड़के ने कहा कि नहीं, हो सकता है पेट्रोल पंप वालों ने उसमें पैसा रखा हो, मैं जा रहा हूँ, ऐसी किस्मत बार बार नहीं मिलती है, और जाके उस सामान को उठा लिया। दोनों लड़के डर के मारे उससे भागने लगे।
उस लड़के ने बैग को खोला, उसमें दुल्हन के नए कपड़े रखे हुए थे, काफ़ी सारे गहने रखे हुए थे, सोने चांदी के ज्वेलरीज, पैसे रखे हुए थे। वो सबको निकाल के देखता गया। नीचे की तरफ उसमें एक हाथ रखा हुआ था, कटा हुआ हाथ, जिस पर से पूरी तरह से मांस गल चुका था और सिर्फ कंकाल बचा रह गया था, सिर्फ हड्डियां बची रह गई थी। उसने उसको देखा और देख के डर गया, वहां से भागा। उन लड़कों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि रुका नहीं और भागता गया। आगे उसे एक बैलगाड़ी वाला जाता हुआ दिखा। उसने जाके बैलगाड़ी वाले से कहा कि भैया ऐसी ऐसी घटना हुई है, पेट्रोल पंप पे एक बैग रखा हुआ था, हेल्प करो, मुझे घर तक पहुंचाओ। तो उसने बोला कि डिटेल में बताओ बात क्या हुई है। तो उसने बोला कि पेट्रोल पंप पे बैग रखा था, उसमें नए नए कपड़े ज्वेलरीज रखे हुए थे। मैंने उसको उठाया, खोल के देखना शुरू किया, फिर उसमें नीचे एक कटा हुआ हाथ रखा हुआ था। वो बैलगाड़ी वाला इसकी तरफ मुड़ा और उसने अपना हाथ दिखा के पूछा, यही हाथ है? बैलगाड़ी वाले का हाथ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कटा हुआ हाथ उस बैग में देखा था। लड़का बैलगाड़ी से उतरा और फिर भागना शुरू किया। आगे उसको तांगे वाला मिला। तांगे वाला भी अकेले जा रहा था, वो जाके तांगे पे चढ़ गया। तांगे वाले ने भी उससे पूछा कि क्या बात हुई है बेटा, बताओ। उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात हुई है, मैंने एक बैग देखा था। फिर उसने सारी बातें डिटेल में बताई उसको। फिर उसने ये भी बताया कि बैलगाड़ी वाला का हाथ वैसा ही था। तांगे वाला भी उसकी ओर मुड़ा और उसने बोला यही हाथ है। उसका भी हाथ वैसा ही था जैसा कटा हुआ हाथ बैग में था। वो लड़का फिर वहां से भी भागा। इन दोनों जगहों से भागते हुए उसे दोनों लड़कों ने देखा था, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहा था। डर के मारे बस भागा जा रहा था, बदहवास होके। डर उस पर इतना हावी हो गया था। एक साइकिल वाले से मिला, साइकिल वाले ने भी उसे लिफ्ट दिया। तब एक यही सवारी होती थी। साइकिल वाले से भी उसने कहानी बताई, साइकिल वाले ने भी अपना हाथ दिखाया, उसका भी हाथ वहीं कटा हुआ हाथ। जब तक वो घर पहुंच गया था। घर पहुंचा, उसके साथी पीछे पीछे दौड़ते हुए कि उसको कुछ हो गया तो घर वालों को हम लोग क्या जवाब देंगे, आ रहे थे। बदहवासी में वो भी भागे हुए। उन्हें भी समझ में आ गया था कि कोई ऐसी बात हुई है कि वो बहुत डरा हुआ है। वो लड़का अपने घर के पास में पहुंचा। चूँकि लाइट तब थी नहीं, अंधेरा अंधेरा होता था, सब लोग सो चुके थे। उसकी माँ घर से बाहर घूम रही थी, उसी का वेट कर रही थी। उनके पास गया और जाके रोने लगा। बोला कि माँ ऐसी ऐसी बात हुई है, आज के बाद से मैं कभी सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा। उसकी माँ बोली कि इतनी रात तक सिनेमा देखने तुम गए, बताओ तुमने क्या मुसीबत मोल ली है। उस लड़के ने कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर बोले कि बताओ बात क्या हुई थी। उसने वहीं पेट्रोल पंप से कहानी बतानी शुरू की, हाथ वाली। और वहाँ पर फिर जैसे ही उसने अपनी कहानी पूरी की कि कटा हुआ हाथ था, फिर बैलगाड़ी वाले का भी हाथ वैसा ही था, तांगे वाले का भी हाथ वैसा ही था, साइकिल वाले का भी हाथ वैसा ही था। अचानक से उसकी माँ ने घूंघट उठाया। पहले लोग घूंघट करते थे हमारे यहाँ, आज भी बहुत सारी औरतें करती हैं। उसकी माँ ने घूंघट उठाया, काफ़ी डरावना सा चेहरा, डरावनी सी आँख, और उसने भी अपना हाथ दिखाया, बिल्कुल वही हाथ जो बैग में रखा हुआ था। और लड़का उस समय उसके चेहरे को देख के और हाथ को देख के डर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर हार्ट अटैक से मर गया। उस समय जब भी कोई बाहर निकलता था, बच्चे बाहर निकलते थे, बड़े बाहर निकलते थे, तो लोग इस कहानी को सुना के उन्हें डराने की कोशिश करते थे। और जब बिल्कुल सुनसान, काफ़ी दूर दूर पर घर रहते होंगे, बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगी,
सड़क के किनारे हर तरफ बस पेड़ खेत दिखाई पड़ते होंगे, तो वैसे समय में रात में सफ़र करते हुए ऐसी कहानी का याद आना, आप सोचिए कितना डरावना एहसास होता होगा। बहुत से जगह थे रास्ते में जहाँ के पेड़ आज कट चुके हैं और वो बदनाम थे भूतहा जगहों के लिए। हालांकि आज मार्केट से उन जगहों की दूरी मुश्किल से 500 मीटर 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों पहले घनी आबादी इतनी नहीं थी और ये जगह मार्केट से दूर हुआ करते थे और लाइट नहीं होने के चलते हमेशा अंधेरा रहता था, गाड़ियाँ नहीं थीं, लोग पैदल या साइकिल से आया जाया करते थे और सुनसान रास्तों पे इस तरह की घटनाएं होना काफ़ी कॉमन थी। कई बार इस तरह की घटनाएं जानवर अंजाम दिया करते थे, लेकिन लोग इसे भी भूत प्रेत का प्रकोप समझ लिया करते थे। कई बार लोग कहते थे कि जानवर ने किया है, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि भूत प्रेत ने किया है, लोग जानवरों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत से तरह की चीज़ें थी, तो इसलिए इस चीज़ पे हमने काम करना शुरू किया है। और पता नहीं अजीब सी एक सिचुएशन हो गई है, लास्ट टाइम जब मुझे फील हुआ कि मुझे भूत ने सम्मोहित कर दिया, उस दिन से एक अजीब सी एबिलिटी आ गई है मेरे अंदर। मैं अजीब अजीब ढंग से अपनी आंखें बनाने लगा हूँ। आप लोगों को हंसी आएगी इस चीज़ पे, लेकिन रियलिटी है कि इस तरह की आंखें बना के पहले ढंग से नहीं कर पाता था, कोशिश करता था। WWE में अंडरटेकर को ऐसा करते हुए देखा था। उस दिन जो घटना हुई उसके बाद से ये एबिलिटी मेरे अंदर आ गई है, और ऐसा ना हो कि किसी दिन फिर से कोई भूत प्रेत उसी तरह से मेरे पीछे पड़ जाए और मेरे साथी मुझे छोड़ के भाग जाए। अब काफ़ी देर बात हो चुकी है, हर एस्पेक्ट को हमने आपके सामने रखा है। लाइव होना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी डिले हो गया था, बहुत सारे बैड मैसेज जा रहे थे हमारे चैनल की तरफ से, तो अपने ऑडियंस को सॉरी बोलना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके सामने आया। आगे हम लोग कुछ एंटरटेनिंग वीडियोज़ पे, कॉमेडी वीडियोज़ पे भी काम करेंगे। मैं काफ़ी दिनों से ड्रामा से जुड़ा रहा हूँ और इस एरिया में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से हमने अपने चैनल को जल्दी में शुरुआत किया था, क्योंकि बहुत सारे केसेज हमारे सामने ब्लैकमेलिंग रिलेटेड आए थे। तो हम केवल स्टोरी, एंटरटेनमेंट इन चीज़ों पे नहीं रह सके, एडवेंचर पे नहीं रह सके। हमने अवेयरनेस से ही शुरुआत की थी, लेकिन हमने एक और परेशानी है कि कई बार लोग हमारा वीडियो सर्च करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मुझसे। वो लोग जब वीडियो सर्च करते हैं, स्टॉप क्राइम चैनल सर्च करते ही कुछ ऐसे वीडियोज़ के सजेशन आते हैं जिनमें वल्गर टाइप के कंटेंट्स हैं, थंबनेल बड़ा ही भड़काऊ होता है। इसके चलते कुछ हमारे ऑडियंसेस को परेशानी हो रही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स चैनल सर्च करते ही डांटने लग जाते हैं कि किस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे हो। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि नाम चेंज कर दिया जाए ताकि इस तरह की कैटेगरीज में हमारा चैनल नहीं जाए। हालांकि आप सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम तो सबसे ऊपर ही हमारा चैनल आता है सर्च में। हालांकि अभी बहुत सारे ऑडियंसेस हमारे नहीं हैं, हम लोग अभी लगभग स्ट्रगल के ही फेज में हैं, लेकिन तब भी जो भी ऑडियंस हमसे जुड़े हुए हैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को अपना प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। और जो भी ऑडियंस कभी भी अगर ये परेशानी फेस करते हैं कि ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड या सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ में कोई क्राइम हुआ और उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है, या वो अपने पेरेंट्स को बताने में डर रहे हैं, लोगों को
बताने में डर रहे हैं, तो वो हमसे हेल्प मांग सकते हैं, हम उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हम लोग हमेशा करते रहें, अपना काम छोड़ के भी आपकी हेल्प करेंगे, और किसी भी तरह से आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने दिया जाएगा। और आप हमारे वीडियोज़ को देख के, हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो आप देख लीजिए। अगर इतना समझ चुके हैं कि इन चीज़ों में बिना बदनाम हुए भी टफ स्टेप लिया जा सकता है ब्लैकमेलर्स के अगेंस्ट में, या जो भी लोग आपके साथ में साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप खुद भी अपना हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, खुल के लड़ने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। सोसाइटी में बहुत सारे लोग आपके साथ में खड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ में खड़ा है, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आपके साथ में खड़ा है, और कहीं पे भी अगर आपको जो है हेजिटेशन होती है, किसी तरह की परेशानी होती है, तो हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। अब मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, आइडिया नहीं है, अब हम लोग को अपना वीडियो एंड करना चाहिए। हम लोग एक वीडियो पे काम कर रहे हैं, फनी वीडियो पे, और कल से उस पर लग जाएंगे, और इस वीक मिनिमम 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एक्साइटमेंट के लिए तैयार रहिए, हम लोग चलेंगे एक नए एडवेंचर जर्नी पे। तब तक के लिए, जैसा कि हर बार कहता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हमसे मदद ज़रूर मांगिए। हम डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, या फिर आप सीधे हमारे चैनल पे कमेंट करेंगे तो भी तुरंत ही आपको रिस्पांस मिलेगा। हालांकि हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल पे अगर आप मेल करते हैं तो आपका नाम भी या आपकी पहचान कहीं से उजागर होने की संभावना नहीं है, तो आप ईमेल के माध्यम से ही संपर्क करें हमसे। दैट्स ऑल, अब चलते हैं, गुड नाइट, सब्बा खैर, जय हिंद, फिर मिलेंगे। बंद करो भाई। अरे भाई, कितना पकाऊंगा लोगों को। अब जाने से पहले अपने उन ऑडियंस के मैसेज का भी जवाब दे दिया जाए जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे। सबसे पहला कमेंट है स्नेहित कौश का। स्नेहित कौश ने गुड इवनिंग किया है। वेरी गुड इवनिंग स्नेहित, मेरे स्टूडेंट हो और तुमने बहुत सारी बातें बताई हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। हम लोग भी मोटिवेट कर पाते हैं इस चीज़ के माध्यम से, और स्टूडेंट्स को ही ध्यान रख के हमने सबसे पहला अपना वीडियो डाला था इस चैनल पे। फिर क्रिस है जिसने थैंक यू कहा है। वेरी वेलकम। हम लोग हमेशा आपके मोटिवेशन के लिए और किसी भी प्रॉब्लम में आपके हेल्प के लिए हमारा चैनल हमेशा तैयार रहेगा आपके लिए। फिर दिलीप कुमार हैं, इन्होंने पूछा है नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि कुछ ब्लैकमेलिंग रिलेटेड केसेज आ गए थे हमारे पास में, उसके चलते हम लोग काफ़ी बिजी रहे थे। हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो पे लगे रहेंगे, और विद इन 1 वीक 2 वीडियोज़ कम से कम आएंगे आपके सामने। आपका अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। फिर गुड्डू गुप्ता हैं, उन्होंने हाई किया है। ये भी हमारे एक ऐसे ऑडियंस हैं जिन्हें हमारे वीडियो का इंतज़ार रहता है। फिर ज्ञान नॉलेज, इन्होंने भी नेक्स्ट वीडियो के बारे में ही पूछा है। ज्ञान जी, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी ही आएगा, इस वीक में ज़रूर आएगा।
फिर लव इंडिया है जिन्होंने हमारे चैनल को हैशटैग दिया है, थैंक यू वेरी मच। फिर RK A to Z, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको थैंक यू सो मच। फिर RK A to Z ने ये कहा है कि वीडियो नहीं आ रहा है आजकल, वीडियो ज़रूर आएगा। हमने काम बंद नहीं किया है, बस किसी के हेल्प में लगे हुए थे, समाज से कुछ गंदगी को साफ़ करने में लगे हुए थे। हमने इसी उद्देश्य से इस चैनल को भी शुरू किया था। हालांकि हम आपको इंटरटेन भी करते रहेंगे। फिर जीजे पबजी ने भी यही पूछा है कि वीडियो कब आएगा। हमारे साथ चाहे अभी कम ही ऑडियंस जुड़े हुए हैं, लेकिन सबको हमारी वीडियो का इंतज़ार रहता है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम्प्लीमेंट देते रहते हैं। आपके उत्साह से हमें एनर्जी मिलती है। फिर यहाँ पर सुधांशु यादव, इन्होंने स्टॉप क्राइम टीम को सैल्यूट किया है। चलिए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस लायक हमें समझा है कि हमारा काम शायद सोसाइटी के लिए यूज़फुल है, कि आपने हमें हमारी टीम को सैल्यूट किया है, थैंक यू वेरी मच। फिर गायब मोड ऑन हीरो, इन्होंने भी पूछा है सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। जल्दी ही हमारा वीडियो आएगा। फिर रामजी महतो जी हैं, ये हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि वीडियो का बहुत वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म होगा। हम लोग एक बढ़िया इंटरटेनिंग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, एडवेंचरस वीडियो लेके आएंगे। फिर जीजे पबजी ने एक बार फिर से कमेंट किया है, उन्होंने पहले कमेंट किया हुआ था, अगला वीडियो कब आएगा। फिर काजल देवी हैं, इनका कमेंट है, इन्होंने कमेंट किया है, हम भी देखे हैं, वीडियो बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। उम्मीद है आगे जो वीडियो हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। काजल देवी ने फिर से कमेंट किया है, अब नहीं आएगा वीडियो। बिल्कुल वीडियो आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने अपना चैनल बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। हम क्राइम स्टॉप करने के लिए निकले हुए हैं, हमारा काम स्टॉप नहीं होगा। फिर होस्ट सॉरी YT, इन्होंने भी हमें कम्प्लीमेंट दिया है अपना। फिर इंटरटेनमेंट मोज, इन्होंने हाई किया है, वेरी गुड इवनिंग। फिर आदित्य अंशुल ने भी हमारा यहाँ पर मनोबल बढ़ाया है। आदित्य अंशुल, पर्सनली मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं और IITian हैं, IIT इंदौर से PhD कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, हमें भी इनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, कई चीज़ों में हेल्प भी मिलती है। फिर इंटरटेनमेंट मोज ने हमारे कैमरे को कम्प्लीमेंट दिया है, कैमरा बहुत अच्छा है, थैंक यू इंटरटेनमेंट मोज जी। कैमरा अच्छा होगा तभी हम लोग अच्छा कंटेंट शूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आउटडोर शूटिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है आजकल, तो वहाँ पर अच्छे कैमरे की ज़रूरत बार बार होती है। हमारे कुछ ऑडियंस ने इस रिगार्डिंग भी पूछा था कि हम एडिटिंग कैसे करते हैं। एडिटिंग के लिए देखिए, अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आप एक महंगा लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं या डेस्कटॉप अफोर्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आसूस का लैपटॉप मार्केट में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है उसका, काफ़ी अच्छी एडिटिंग होती है उससे। हमारे पास में फ़िलहाल में HP का लैपटॉप है, 8GB रैम, 4GB ग्राफिक्स के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। अच्छा फिल्मोरा, जिससे हम लोग एडिटिंग करते हैं, रन कर जाता है। प्रीमियर प्रो भी रन करता है। लेकिन जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि काइनमास्टर बेस्ट है। वो आपके नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में भी बहुत अच्छा रन करता है, और जितनी ज़रूरत है यूट्यूब के लिए उतनी एडिटिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर धीरे से जब आपका काम बढ़े तो आप कुछ नई चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करके
ज़्यादा अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी होता है। कैमरे की ज़रूरत स्टार्टिंग में यूट्यूबर्स का काम मोबाइल से भी चल सकता है। मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि अभी प्रेजेंट में जिस कैमरे से शूट हो रहा है वो फ़ोन का ही कैमरा है, इसी से लाइव है हम लोग। अब हम अपने कुछ पुराने वीडियोज़ के कमेंट्स पे भी बात कर लेते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोज़ पोस्ट किए थे जो हमारे व्यूअर्स को पसंद आया था और उन्होंने बहुत सारे कम्प्लीमेंट दिए थे, कुछ सजेशन भी था उसमें, और उसके चलते काफ़ी सारे लोग नए हमसे जुड़े। सोसाइटी में भी लोग अच्छे तरीके से अब हमें जानते हैं। काम तो हम लोग पहले भी कर रहे थे सोशल मीडिया क्राइम के अगेंस्ट में या साइबर फ्रॉडरी के अगेंस्ट में, लेकिन ये कोई जान नहीं रहा था। बताने के पीछे हमें नाम कमाना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये जानते होंगे कि हम इस फील्ड में उनकी हेल्प कर सकते हैं तो वे लोग हमारे पास आएंगे। अगर कभी ऐसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, और इसी का नतीजा है लास्ट मंथ जो हमारे पास केस आया था। एक और उससे थोड़े दिन पहले केस मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आया था, बिहार के। उन्होंने भी हमारे चैनल पे कमेंट किया था, फिर हमने उन्हें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया और जो पॉसिबल हुआ हमने उनका हेल्प किया, उन्हें मोटिवेट भी किया अपना जो भी सोशल लाइफ है दोबारा से उसमें वापस लौटने के लिए। ऐसी आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि सोसाइटी में अब आपके लिए जगह नहीं है। जो भी लोग क्रिमिनल्स हैं वो गलतियां करते हैं। आप एक विक्टिम हैं, आप उस अपराध के शिकार हो जाते हैं, तो कभी भी अपने मन में ये भाव नहीं रखें कि आपने ऐसी गलती कर दी है कि लोग अब आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वे लोग भी आपके साथ जिसने क्राइम किया है उससे कम बड़े क्रिमिनल नहीं हैं। हर आदमी सोसाइटी में जिसके साथ भी क्राइम होता है उसके साथ में हमें सिंपैथी रखनी चाहिए। मानसिक बीमार हैं वे लोग जो समझते हैं कि किसी के साथ में क्राइम हुआ है तो उसे सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य तौर पे सोशल मीडिया रिलेटेड या साइबर फ्रॉड के शिकार बच्चे होते हैं जिनकी समझ नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों को क्या सज़ा के तौर पर हम हमेशा के लिए सोशल लाइफ से बाहर निकाल देंगे, ये ठीक नहीं है। आप इस जगह पे अपने बच्चे को रख के देखिए, फिर आपको लगेगा कि और लोगों के सहानुभूति की ज़रूरत आपके बच्चे को है। फिर दूसरों के बच्चों के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में ही ऐसा सोचते हैं कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब वो सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है या उसने हमें नहीं छोड़ा, तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपका बच्चा दूसरे के अपराध का शिकार हुआ है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आपने उसको किस तरह से तैयार किया था कि उसके पास ये समझ नहीं थी। तो यहाँ पर आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, लेकिन गलती आपकी ही है कि आपने उसे पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन ये भी बात है कि हर चीज़ सीख लेने की उम्र होती है, अनुभव से ही सारी चीज़ें जानकारी में आती हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि बच्चे ने गलती कर दी तो अब उसे इतना ब्रूटल पनिशमेंट दे दें, या फिर आपके पनिशमेंट का डर ही हमेशा बच्चे को आपसे दूर रखता है। कई बार तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं जैसे कुछ पेरेंट्स को देखता हूँ जो ये चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल में छुट्टी ना मिले। मैं ये बात आज ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ओल्ड एज होम में पढ़े लिखे लोगों के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई विदेशों में काम कर रहा है, अच्छी अर्निंग हो रही है। उनके पेरेंट्स
ओल्ड एज होम में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बच्चा नहीं बनाया, उन्होंने हमेशा से उसे पैसे कमाने की मशीन बनाई है। आपका बच्चा जब छोटा होता है तो उसे ज़रूरत होती है आपके भावनात्मक सहयोग की। कई चीज़ों से वो परेशान होता है, वहाँ पर वो चाहता है कि आप उससे ठीक से बात करें, लेकिन आपके मन में हमेशा एक जुनून सवार रहता है कि कब वो स्कूल टॉप करेगा, कब वो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, कब वो स्टेट टॉप करेगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स कब लेके आएगा। टॉपर बनाने का, बस मशीन बनाने का धुन आपके अंदर सवार होता है, और फिर बड़ा होते होते वो आपका बच्चा मशीन ही बन चुका होता है। बचपन में आपके पास टाइम नहीं था उसके लिए कि आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़ें। फिर जब बड़ा होता है तो वो अकेले रहना सीख गया होता है। फिर जब आप बूढ़े होते हैं और आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, आपको अपने बच्चे की ज़रूरत होती है, उस समय तक आपका बच्चा अकेले रहना सीख गया होता है। ऐसे में अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपके बच्चे की गलती है? आपने तो उसे कभी इस लायक सोचा ही नहीं था कि उसे माँ बाप की भी ज़रूरत है। और जब बचपन में उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी भी इस तरह की गलतियां ना करें कि अपने बच्चे को मशीन बनाएं। जो वीकली हॉलीडे है, सैटरडे संडे, उस दिन अपने बच्चे के साथ समय ज़रूर बिताएं, ताकि उसे एहसास हो कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं। कोशिश हो कि दिन में अगर नहीं मुलाकात होती है तो रात में डिनर अपने फैमिली के साथ में ज़रूर हो। उस समय फ़ोन आपके फैमिली से दूर रहे, खुल के बातें हों, हंसी मजाक भी हो, और बच्चे को अगर कोई परेशानी है तो उसके बारे में पूछा भी जाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। आप अपने बच्चे को हमेशा ये विश्वास दिला के रखें कि हर परेशानी में आप उसके साथ हैं। अगर उसे कोई परेशानी हुई तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा आप उसकी मदद कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी भी परेशानी होने पर वो आपको बताएगा। मैं अभी आदित्य अंशुल का आपने यहाँ पर कमेंट की चर्चा मैंने की थी, सुना। उन पेरेंटिंग में मैं उनके पेरेंट्स का एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। आदित्य अंशुल पीएचडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से आईआईटी इंदौर से। उनके छोटे भाई फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हैं एयरफोर्स में, और एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एएफएमसी से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है। अभी डीएमसी हैं, इसरो में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, और इंडियन एयरफोर्स में अभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी प्राउड का मोमेंट होता है किसी पेरेंट्स के लिए, इतना अचीवमेंट अगर उनका बच्चा पाए। एक बच्चा पीएचडी कर रहा हो आईआईटी से, एक बच्चा एएफएमसी से मेडिकल करके देश को अपनी सेवा दे रहा है, तीसरा उनका भाई, उसने भी जस्ट अभी आईआईटी इंदौर से कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया है। यानी पूरी तरह से 3 भाई, तीनों के तीनों सक्सेसफुल हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सा मिरेकल हो गया उस परिवार में जो तीनों बच्चों को इतनी सफलता मिली। इसमें कोई मिरेकल नहीं हुआ, इसमें तपस्या है उनके माता पिता की। उन्होंने कभी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं किया, हर परेशानी में, हर छोटी से छोटी बात में उनके साथ खड़े थे। मुझे याद है दिल्ली में था और आदित्य अंशुल पढ़ने के लिए वहाँ गया था। उसके पापा हर छोटी छोटी बात को पूछते थे। मेरे पड़ोसी भी हैं वे लोग। यहाँ तक कि मैंने हर बार देखा, उसे सिनेमा देखना होता था तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा सिनेमा देखना है। पापा पूछते थे कौन सा सिनेमा देखना है, उसने सिनेमा का नाम बताया, उसके पापा ने उसके लिए पैसे दिए। यानी बाप बेटे में कोई गैप नहीं था, हर रिश्ता बिल्कुल
दोस्तों की तरह से था, जहाँ कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं थी और किसी मुसीबत में पड़ते ही सबसे पहले वो अपने पापा को ही याद करने वाला था। इसी रास्ते पे उसके दोनों छोटे भाई चले और आज आप सक्सेस देख सकते हैं। मैं किसी दिन अपने चैनल पे उन तीनों को लेके आऊँगा, उनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, उनसे टिप्स भी लिया जाएगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक से हैंडल करने के लिए ऐसे पेरेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। कोई सुपरमैन नहीं होते हैं ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं कि उनका बच्चा कभी उनसे दूर नहीं होता है और जीवन में सफलता भी पाता है। यहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं और डर के मारे अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन बच्चों की देखरेख में उन पेरेंट्स की तरफ से कोई कमी होती है। उन बच्चों को महंगे मोबाइल्स, मुझे याद है सबसे पहली बार आदित्य को जब एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदना था, उस टाइम में HTC ब्रांड का एक फ़ोन आता था, उसे काफ़ी पसंद आया था। उसने मुझे बताया कि भैया मुझे ये फ़ोन ख़रीदना है, पापा से कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है कहो। जब उसने कहा, उसके पापा ने मुझे कहा, उस टाइम मैं टीचर था दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, थोड़ी समझदारी मुझ में भी आ चुकी थी। उसके पापा ने जब कहा कि मुझसे पूछा कि वो फ़ोन ख़रीदना चाहता है, तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स आप ख़रीद दीजिए, क्योंकि अगर आपने आज मना कर दिया और उसके मन में है उस फ़ोन को ख़रीदने की चाहत, वो उसे अपनी ज़रूरत समझ बैठा है, आपने मना कर दिया, नहीं ख़रीदा, तो वो कल होके पॉसिबिलिटी है कि झूठ बोल के किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए आपसे पैसे मांगे। और फिर एक बार अगर उसने इस चीज़ का टेस्ट ले लिया तो हर बात में वो झूठ बोल के आपसे पैसे मांग लेगा या झूठ बोल के पढ़ाई के अलावा किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये गलती की शुरुआत होगी और धीरे धीरे आपसे दूर भी हो जाएगा और अपने एम्बिशन से भी दूर हो जाएगा। उसके पापा ने ये गलती नहीं की, उसने डिमांड किया। उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, चूँकि वो एक फार्मर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को एक महंगा एंड्रॉयड फ़ोन अफोर्ड करने में कितनी परेशानी होती होगी, ख़ास तौर पे जब 3-3 बच्चों की पढ़ाई चल रही हो, उनकी फ़ी अफोर्ड करनी हो, उनके रहने का खर्चा महानगरों में अफोर्ड करना हो। तो ये एग्जाम्पल देख के मैं यही बताना चाहता था कि आप अपने बच्चे को जितना विश्वास में रखेंगे कि आप उसके सबसे गहरे दोस्त हैं, उतना ही वो आपके नज़दीक बना रहेगा और ये रिश्ता पूरे जीवन बना रहेगा। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कि अब हमें अपना वीडियो एंड करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी दिनों बाद हम अपने चैनल पे लाइव आए और हमारे ऑडियंस हमसे जुड़े, हमें अपना कम्प्लीमेंट भी दिया और पहले भी मिलता रहा है। आप लोग अपना सजेशन देते रहें, हम लोग हर उस फील्ड में आपके लिए काम करेंगे जो आप सजेशन देंगे। हालांकि हमारा पर्पस शुरुआत से इंटरटेनमेंट ही था, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे बने कि हमने अवेयरनेस के साथ में शुरुआत की थी। जब भी ज़रूरत होगी हम फिर से इस टॉपिक पे आते रहेंगे। अभी हम इंटरटेनमेंट पे हैं और इस पे बने रहेंगे। आशा है आपको सब कुछ बहुत पसंद आएगा। जल्दी ही एक बढ़िया कॉमेडी वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे, आप एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,